हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबा, हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। तो जनाब एक अच्छी सी सुबह का आगाज हो चुका है और आज के दिन हमने सोचा कि किस इशू के ऊपर हम अपना शो स्टार्ट करेंगे। तो डेफिनेटली हमने सोचा जी सेहत के तो बड़े मसले होते हैं, मौसम भी चेंज हो रहा है और साथ साथ सियासत के रंग ढंग भी चेंज हो रहे हैं, लेकिन इसमें अगर एक चीज को बैलेंस करने की जरूरत है तो वो डेफिनेटली आपकी नींद को बैलेंस करने की जरूरत है। और अगर आपके अंदर स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं तो दरहम बरहम होकर रह जाती है, क्योंकि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो सुबह सुबह आपका मूड अच्छा नहीं होता है। जब आपका मूड अच्छा नहीं होता है तो आपको हर शख्स ही बात करता हुआ या आपसे काम लेता हुआ बहुत बुरा सा फील हो रहा होता है कि यार ये क्यों हमसे बात कर रहा है, या हमारे सर में दर्द हो रहा है, या हमें नींद आ रही है। तो डेफिनेटली आप फ्रेश फील नहीं करते हैं। तो बैलेंस डाइट, नींद का लेना आपकी लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी हवाले से गुड मॉर्निंग, आज में हमारे साथ गेस्ट भी होंगे, उनसे हम ढेर सारी बातें पूछेंगे कि जी एग्जैक्टली क्या 8 घंटे सोना चाहिए, क्या 6 घंटे सोना चाहिए, और जो लोग बहुत ज्यादा सोते हैं, रात में भी जल्दी सो जाते हैं, दिन में भी अपने जो है पूरे करते हैं, उनको फिर इतनी ज्यादा फटीग क्यों होती है, या वो क्यों थकन का शिकार हो जाता है। 8 या 6 घंटे का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सोना बहुत जरूरी है और एक साथ सोना बहुत जरूरी है। अगर आप पैचेस में सोएंगे यानी 2 घंटे फिर जाग गए, फिर 3 घंटे सो जाएंगे, तो ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि इसकी मिसाल मैं आपके सामने मौजूद हूँ, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा इसका, मेरी सेहत बहुत ज्यादा इससे मुतासिर हुई, मेरा जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि पूरी जिंदगी मुतासिर हुई, मेरी रूटीन मुतासिर हो गई इस पूरी। तो चले जनाब, आज आपके इस नींद के हवाले से, स्लीपिंग डिसऑर्डर के हवाले से गुड मॉर्निंग आज में बात होगी, लेकिन अभी बढ़ते हैं हमारी टॉप स्टोरीज की जानिब। शरीफ खानदान के खिलाफ एहतसाब अदालत में नैब रेफरेंसेस की समाअत। नवाज शरीफ की पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा निशान छीनने से क्या निशान मिटा देंगे, जितना जुल्म करोगे उतना ही अवाम रद्द अमल। निगरान हुकूमत में किसको वजीर आजम बनाया जाए, सेटअप को गैर जानिबदार कैसे रखा जाए, अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी से राब्ता, निगरान सेटअप के नामों पर मुशावरत। कराची का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कराची की ओनरशिप भी कोई नहीं है। यहाँ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, तो जो काम लोकल गवर्नमेंट ने करने होते हैं वो यहाँ होते ही नहीं। ना गंदगी, पीने का पानी नहीं मिलता, तबीयत तो कंटेमिनेटेड है, और जो सीवरेज समुद्र में जा रही है और जो पोल्यूशन है यहाँ, ये चैलेंज है एडमिनिस्ट्रेटिव। सियासत का मैदान खुला देखकर कप्तान ने कराची पर नजरें जमा ली। 2018 का इलेक्शन कराची से लड़ने का ऐलान कर दिया। इस शहर की तकदीर को बदलने का वक्त आ गया है। चाहते हैं कि कराची फिर से पुराना वाला शहर बने। तो जनाब हेडलाइंस आपने देखी, अब देख लेते हैं कि आज अखबारात की शह सुर्खियां क्या कह रही हैं। चले जी, मेरे बगैर क्या है, उवैस समझ गए कि उवैस ने पढ़नी है। चलें, मैं आज एक बार फिर से दे देता हूँ सबा, आप जब तक चाय को एंजॉय कीजिए। एक्सप्रेस अखबार मेरे पास, अखबार की आज लीड लगी है नवाज शरीफ के हवाले से। साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, जजेस कस्में खाएं तो मतलब दिल में मलाल, ज़मीर पर बोझ है। मरियम नवाज साहिबा, फैसला कुन जंग लड़ने का तहिया कर लिया है, ये नवाज शरीफ कह रहे हैं। नवाज शरीफ का नाम तो एटमी प्रोग्राम पर भी है, उसे भी खत्म कर दोगे, अवाम के दिलों से निकाल कर दिखाओ तो मानूं, 70 साल बीमारी खत्म करने का वक्त आ गया है। वो गुजरात में जलसे से खिताब कर रहे थे, जैसा कि आम तौर पर इतवार के रोज आपको पता है सबा जलसे नून लीग कर रही है, अब वीकेंड पे एक जलसा लाजमी होता है। और तवातुर के साथ नवाज शरीफ इस वक्त अपने सियासी मुखालफीन को और ख़ास तौर पर अदलिया के ऊपर, यानी उन्हें जो 5 जजेस ने निकाला था उसके ऊपर बहुत बात कर रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने बात की और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। और कल उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 अफराद ने लोगों को
वोट देने वाले को निकाल दिया है और करोड़ों वोटों की हुर्मत उन्होंने नहीं की है। और इस हवाले से उन्होंने मजीद भी तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही साथ मरियम बीबी भी वहां मौजूद है, भी काफी ज्यादा कहा कि जजेस जो बात कर रहे हैं, कस्में खा रहे हैं, उनके अंदर जो गिल्टी कॉन्शियस है वो जजेस इस तरह बात नहीं करते अगर उनके फैसले सही हो। अच्छा ठीक है, आपने बात की मरियम नवाज के हवाले से और ओवरऑल नून लीग के हवाले से, तो उनकी पॉलिसी तो है ही जारहाना और मज़ामती पॉलिसी के ऊपर वो इस वक्त गामजन है। बट लेट्स सी तो फिर क्या उनकी सियासत रुख इख्तियार करती है और क्या उनकी सियासत के रंग ढंग रहते हैं, क्या वाकई वो मुफाहमत की पॉलिसी इख्तियार करेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ का स्टांस जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगर मैं जंग की मेन लीड के हवाले से बात करूँ तो ये सेनेटर्स के हवाले से है कि आज़ाद सेनेटर्स बादशाह। अच्छा जनाब, जो सेनेट में इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद जो है सेनेट के इलेक्शन से हमें क्या मैसेज मिला? सेनेट के इलेक्शन से हमें यही मैसेज मिला कि ओवरऑल जो सियासत और सियासतदान है डेफिनेटली मुफाहमत की पॉलिसी हैं वो कितने भी जल्द से जुलूस या कितने भी इकदाम कर लें एक दूसरे को बुरा भला कहने के लिए, लेकिन जब इख्तियारात की बात आती है, जब सीट्स की बात आती है तो फिर वो गठजोड़ कर लेते हैं और सियासी गठजोड़ के तनाजुर में फिर जो भी गवर्नमेंट बनती है जो वो ही काउंट होती हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से मैदान मारा है सेनेट में और जिस तरीके से दूसरे लोगों के बारे में उनके बारे में कह रहे थे, अपोजिशन जमातें उनके बारे में कह रही थी कि जी पीपल्स पार्टी इस दफ़ा कोई बड़ा अपसेट कर देगी और जरदारी साहब ने तो खजाने के मुंह खोले हुए हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि बलूचिस्तान में भी अब वो गए हैं, उनका 2 रुकनी लोग गए हैं वहाँ पर और अब वो वहाँ पर जाकर गठजोड़ करेंगे और इसके अलावा बहुत सारी सियासी तब्दीलियाँ भी रोनुमा होंगी। लेकिन पीपल्स फ़ायदा उठाया एमकेएम की खलफिशार से, जो एमकेएम के दरमियान होने वाले उनके ग्रुप और उनके तसादुम से, तो उससे वाकई में पीपल्स पार्टी ने बेइंतहा फ़ायदा उठाया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है कि एमकेएम के वो लोग जो कि ये कह रहे थे कि जी कामरान टिसौरी को हम वोट नहीं देंगे, तो फरोग नसीम को वोट देते थे, पीपल्स पार्टी को वोट, तो डेफिनेटली उनका वोटर्स भी कंफ्यूज है और एमकेएम के अपने अंदर जो ग्रुपिंग्स है, जो लोग हैं वो भी कंफ्यूज्ड है। एमकेएम की आपने बात की, खास तौर पर यहाँ पे इस वक्त बलूचिस्तान मरकज़ निगाह अब बारी है चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के हवाले से, और बलूचिस्तान के अंदर जितने भी लोग मुंतखब हुए हैं वो ज़्यादातर आज़ाद उम्मीदवार गिने जा रहे हैं और ख़ास तौर पर उसके साथ साथ फाटा के लोग जो हैं वहाँ पे भी आज़ाद उम्मीदवार हैं। इस वक्त फाटा और बलूचिस्तान मरकज़ निगाह बना हुआ है। सारी सियासी जमातें, खास तौर पर पीपल्स पार्टी और अगर बात की जाए तहरीक इंसाफ की, तो ये लोग राबते करने की कोशिश कर रहे हैं। इंसाफ ने भी गठजोड़ शुरू कर दिए हैं सीट्स के लिए और अब देखना यह है कि कौन कामयाब करार पाता है और इस सारे गठजोड़ से क्या हासिल होता है। तो जनाब ये तो थी सियासत पर, हम एडिटोरियल में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक अच्छी खबर भी आपके साथ में शेयर करती हूँ कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गवादर में आरओ है पानी का जो प्लांट है, साफ पानी का जो प्लांट है उसका इफ्तिताह किया और इससे गवादर के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा और ये बड़ा अच्छा इकदाम है कि बलूचिस्तान के लोग भी अब इस प्रोजेक्ट से जो है वो फैजियाब होंगे। तो दिस इज वेरी गुड थिंग। एंड थर्ड थिंग इज दैट पीएसएल जी हाँ, पीएसएल में अब बात हम करेंगे आगे जाके। इस वक्त जा रहे हैं मुख्तलिफ शहरों की तरफ, जहां पर सबसे पहले हम जाएंगे लाहौर, जहां पर आज फिर हुमा भट्ट मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आज लाहौर में क्या सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही हैं। हुमा भट्ट, सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। और आज का दिन वो होगा जी नैब कोर्ट के साथ। नैब कोर्ट में आज साबिक डीजी एलडीए आहद चीमा जो हैं वो पेश होने जा रहे हैं। लास्ट टाइम भी वो पेश हुए थे और उसके बाद आज उनकी पेशी है। सो आज वो एक की ज़ीनत बनेगी, उसकी खबर, उनकी जो खबर है नैब कोर्ट में। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ख्वाजा साद रफीक वफाकी वज़ीर रेलवे जो हैं वो ख़वातीन का एक इवेंट होने जा रहा है 8 मार्च के हवाले से, तो वहाँ पर वो पहुँचेंगे। और यकीनन बड़े दिनों से, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन भी हुआ और उसके बाद से कुछ ना कुछ बात करने का दिल कर रहा होता है, तो सियासी रहनुमा हैं वो पहुंचेंगे और यकीनन खिताब भी करेंगे और हमें अच्छी सी खबर भी दे जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग देख रहे हैं लियाकत बलोच जो हैं वो भी आज यहाँ पर मौजूद हैं। लियाकत बलोच जमात इस्लामी के जो रहनुमा हैं वो एक इवेंट में जा रहे हैं और वहाँ पर वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। फिर जो मेन इवेंट आज का लाहौर का हम लोग बोल सकते हैं वो है जो 9 मुंतखब मोहम्मद सरवर पीटीआई की तरफ से, वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं क्योंकि बड़ी जीत है पीटीआई की और उन्होंने वो एक सीट हासिल कर ली जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। ठीक है जी, लाहौर से अपनी शुक्रिया। और अब रुख करेंगे पेशावर की जानिब, जहां मौजूद है नुमाइंदा सबा रानी जो कि मेरी हम नाम है। उनसे पूछते हैं कि आज पेशावर शहर के अंदर कौन सी सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही हैं। जी सबा, अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, आज जो सबसे पहली जो तकरीब होने जा रही है वो खैबर पख्तूनख्वा में जो पहली फूड अथॉरिटी बनी है उसके हवाले से उसकी इफ्तिताई तकरीब है जो कि CNW की बिल्डिंग में मुनक्किद की गई है। इस जो पेशावर में ट्रैफिक के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उस हवाले से SSP ट्रैफिक जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, प्रेस टॉक करेंगे। इसके बाद अगर बात की जाए जो वुमेन डे के हवाले से आज गर्ल गाइडेंस जानिब से डबगरी गार्डन में एक तकरीब मुनक्किद की गई है और जो गवर्नर साहब की अहलिया है वो उसमें मेहमान खसूसी होंगी। आज के सबसे अहम इवेंट के हवाले से अगर तो तकरीबन गुज़िश्ता रोज़ या उससे एक दिन पहले ये वाक़या पेश आया था कि जो लॉयर्स हैं उन्होंने जो DG हेल्थ है उसका ऑफिस के ऊपर थोड़ा सा जो वहाँ पर घुसकर थोड़ी सी ख़राबी की थी, जो गेट है वो वहाँ पर तोड़ दिया था। इसके अलावा जो फर्नीचर है और ऑफिशियल फाइल्स हैं उनको भी नुकसान पहुँचाया था। तो आज चूँकि वो दोनों बिल्डिंग साथ साथ हैं, वकीला की भी और भी है, तो दोनों के मुलाजमीन जो है वो आज बाहर निकल कर एहतजाज करेंगे अपनी अपनी जगह पर। चूँकि मैंने कहा कि जो बिल्डिंग है वो साथ साथ हैं तो किसी भी किस्म की कशीदगी भी जो है तो वो मुतवक्का जो है तो की जा रही है कि वहाँ पर कोई भी कशीदगी। और पेशावर के हवाले से हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी कि आज कौन कौन से अहम इवेंट्स होने जा रहे हैं। तो इसी के साथ ही सबा गुड मॉर्निंग आज में हम यहाँ लेंगे एक ब्रेक। बिल्कुल, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ढेर सारी बातें करेंगे, एडिटोरियल पे भी डिस्कशन करेंगे और PSL पे भी बात होगी। लेकिन लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। जनाब, अब एडिटोरियल्स में देख लेते हैं कि आज एडिटोरियल्स में क्या कुछ है, जिस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे स्टूडियोज में सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। सेनेट इलेक्शंस हो गए, अब तो बड़ा खुश होना चाहिए आपको। जी हाँ सबा, तमाम इदारे और इदारती नोट और अखबार यही कह रहे हैं, चाहे कोई जीता कोई हारा, किसी की अक्सरियत है, किसी को अक़लियत में आ गया। जिस तरह हम देख रहे हैं कोई एक सीट लेके आए जिससे तवक्को थी, कोई हॉर्स ट्रेडिंग की शिकायत कर रहा है। बहरहाल ये जमहूरियत की फतह हुई है, क्योंकि कहा जा रहा था कि इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन पर अबहम था कि नहीं होंगे और मसला हो रहा है और इलेक्शन ही नहीं होंगे, मुल्क में गवर्नमेंट चली जाएगी, असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने की बातें हो रही थी। लेकिन बहरहाल खुश असलूबी शफाफ तरीके से इंतखाबात हुए और उसके बाद जो है अब जो है जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया है कि कौन नया चेयरमैन सेनेट। उसके हवाले से हम देख रहे हैं जरदारी साहब ने फिर लीड ली और उन्होंने खुसूसी तैयारी के ज़रिए अपनी टीम जो है फ़ौरन कोयटा भेजी, क्योंकि कोयटा को अगर हम कहना इस वक्त के सेनेटर की मंडी बन चुका है, जहाँ पर हर पार्टी की नज़रें हैं कि वहाँ के आज़ाद सेनेटर्स को वो अपने साथ मिलाकर चेयरमैन सेनेट की जो अक्सरियत जो चाहिए, इसीलिए तो जरदारी साहब ने होल्ड नहीं कराया नवाज शरीफ साहब को कि पहले रुक जाएं, पहले हमें अपना बंदा लाने बड़ी डेवलपमेंट हुई कि जरदारी साहब को फौरन कॉल की गई, पैगाम भेजा गया नवाज शरीफ साहब की तरह की जानिब से कि आइए मिल के बनाते हैं चेयरमैन सेनेट को भी, डिप्टी चेयरमैन को भी। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पहले हम अपना उम्मीदवार लाएंगे, बाद में फिर कोई बात पहले हमें अपना काम कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इसने एक बार फिर दोनों के राब्तों को बहाल किया। देखें सबा, चाहे कुछ भी है, मुल्क में जमहूरियत पनपेगी तो ही मुल्क की तरक्की का है, और ये बड़ी कुव्वतों को मिल बैठ के इख्तलाफात हर जगह होते हैं, मौक़ों पर इख्तलाफात को मिटाया जाता है, ख़त्म किया जाता है, बाहमी ताल्लुकात सवार किए जाते हैं। और ये हम देख रहे हैं जिस तरह जोड़ तोड़ हो रही है, पुराने जो रकीब थे वो मिल रहे हैं, बातें, तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन साथ में हॉर्स ट्रेडिंग की जो एलिगेशंस हैं उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल, हॉर्स ट्रेडिंग की जो एलिगेशंस है उसकी तहकीकात होनी चाहिए और इसका सबसे ज्यादा मुतालबा MKM कर रही है, क्योंकि आपको पता है उनके जितने लोग हैं उन्होंने क्यों पीपल्स पार्टी को वोट दे दिया, क्योंकि भाई ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई कामरान टिसौरी से प्रॉब्लम थी तो फरोग नसीम 37 सीटों में से 37 जो वोट गए हैं उसमें से आपने एक आपकी सीट मिली, वो भी 3-4 मरतबा काउंटिंग रिकाउंटिंग है। पहले तो हमें खबर हमने खुद चलाए थे, ये खबर चला दी थी कि फरोग उन पीपल्स पार्टी से जीत गए, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि फरोग नसीम को रिकाउंटिंग हुई तो वो कामयाब करार पाए हैं। बड़ी मुश्किल से MKM की 5 सीटें मुकम्मल हो पाई। तो ये भी क्योंकि 6 कहा जा रहा है कि जो उनके डेजर्टेड जो टर्न कोड्स जिसको साबित हुए वो उनमें से 4 खवातीन हैं, एक किसी का ताल्लुक, एक 2 मर्द हैं जिनमें से एक अकलियत के है, कोई एक इंटीरियर ताल्लुक है। शर्मिला फारूकी से किसी ने पूछा था ना कि कितनी बहनों ने
नाश्ते ने पूछा भाई भी आए थे नाश्ता करने के लिए, तो उन्होंने कहा जी भाई कोई नहीं आए थे, बहनें आई थी, बहनों का कमाल है। लेकिन बाद में साबित हुआ कि भाइयों ने भी कुछ काम किया है। लेकिन अब देखिए ना कि ये मुस्तफ़ा कमाल का भी यही शिकवा है कि आपने बाहर प्रिटेक्स्ट ये जाहिर की कि हमें टेसोरी साहब से मसला है और उनकी वजह से भाई आपको वोट पीपल्स पार्टी को देने की क्या जरूरत थी, आप एमकेएम के ही फरोख नसीम को वोट दे देते। लेकिन इससे नफीस भाई इस ख्याल को मजीद तकवीत मिल रही है कि सेनेट इलेक्शन के अंदर, इंतखाबात के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग उरूज पर थी, जो कि सारी ही जमातें इस वक्त ये बात करें। खास तौर पर अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब तो वो तो बहुत पहले से कह रहे थे। तो ये कैसी जमहूरियत है, आप कह रहे हैं जमहूरियत की कामयाबी तसलसल आगे बढ़ रहा है, ये कैसी जमहूरियत है जहां पर सेनेट इंतखाबात के अंदर आप जैसे ज़बान ज़द-ए-आम बात है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है बलूचिस्तान के अंदर खास तौर पे, और फिर फाटा के अंदर अब होने जा रही है, और अब जो हो चुकी है, अब चीफ इंतखाब के लिए भी बहुत ज़्यादा हॉर्स ट्रेडिंग होने वाली है, क्योंकि जो लोग करोड़ों रुपए देकर आए हैं, जीत कर सेनेटर्स बने हैं, अब आपको क्या लगता है अपना चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए वो क्या कोई रकम नहीं लेंगे, कोई बोली नहीं लगाएंगे? देखें ओवैस बिल्कुल ऐसा ही होगा जिस तरह पीटीआई ने चौधरी सरवर साहब ने 30 उनकी नशिस्तें थी और 44 वोट मिल गए। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने अपसेट किया कि पीके में 2 सीटें लगी, 2 सीटें बनती थी। तो अब मसला ये है कि पार्टी इस पोजीशन में तमाम कि वो एलिगेशन ये लगाने की पोजीशन पर नहीं है कि तुमने धान ली की, तुम क्योंकि सारे ही एक तालाब में से कहते हैं ना सब नहीं हो गए, तो ये चीफ ऑफ द सेम ब्लॉक। तो ये अब के अभी भी जो हो रही है, जो हम देख रहे हैं, खुद कुछ सेनेटर्स ने तो खुद कहा भी कि 32 करोड़ रुपए की ऑफर हॉर्स ट्रेडिंग से मुझे परवेज खट्टक साहब की वो बात याद आ जाती है, जी हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग कर सके। तो ये भी एक अजीब सी बात उन्होंने की थी कि ऐसे कोई कैसे कह सकता है। साथ तो सुबह में पीटीआई के एक रुकने असेंबली हैं, उन्होंने तो कहा कि मैंने अपनी आंखों से एक गाड़ी खड़ी हुई थी बाहर, उसके अंदर मैंने कैश के अंदर, ये बाकायदा एक प्रोग्राम के अंदर उन्होंने बात भी की है जाके, कल सुबह उन्होंने खबर भी दी इस तरह से। तो इस तरह से वाज़े तौर पर हो रहा है, पहले भी होता था, सुना था कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, अब इतनी ज़्यादा। वैसे ये बात सही है कि एक मुर्गी चोरी होती है, साइकिल चोरी होती है, तो एक गरीब आदमी को जो है वो उम्र भर के लिए जेल में जाना पड़ता है, अगर नहीं तो चंद माह तो उसे लगानी पड़ जाती है। इतने बड़े पैमाने पर आप अवामी नुमाइंदे हैं और वहाँ आप पर ये एलिगेशंस आती हैं और फिर आप अपनी वफादारियाँ तब्दील करते हैं, तो सादिक और अमीन तो आप नहीं रहे। अच्छा, ये वोट का तकद्दुस की पामाली है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह हर इशूज पर जो है अवामी इशूज नहीं, देखें ये भी जब अवामी मैंडेट चुराया जाता है, जब आप पैसे लेके जाएंगे तो अवाम की क्या खिदमत करेंगे। बिल्कुल सही, और हम देख रहे हैं कि पैसे लेके जाएंगे तो अवाम की क्या खिदमत करेंगे। और जहां तक आपने बात की सादिक और अमीन के हवाले से, तो कल मिली थी, उसमें यह भी लिखा था कि 25 साल के अंदर 4 खरब से जायद कर्जे माफ कराए गए हैं और बाअसर शख्सियात उनमें शामिल हैं। अगर आप उन्हीं की अकाउंटेबिलिटी करें तो आप सोचें कि कितने उसमें से सियासतदान निकलेंगे और फिर वो 62-63 पे पूरे नहीं उतरते अगला इदारा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, हमने ये तमाम सिनेरियो सब हम देख रहे हैं और अखबार चैनल्स आप देख लें, मुल्क की सियासत के गिर्द घूम रही हैं ये सारी कहानियाँ, लेकिन उस मामले में हम शाम का एक जो अहम जो मौजू है वो ऐसी बातें हैं जो हैं वो शाम पर जो है जो होना चाहिए, जो मीडिया को खुलकर बोलना चाहिए, और वो दब गई हैं मामला। शाम में इस वक्त जो है हालात इंतहाई ख़राब हैं और ख़तरनाक हैं। हम देखते हैं बच्चों के देख रहे हैं, हम लाशों, सोशल मीडिया देखें तो हमें शाम का अंदाज़ा होता है। अब जो समझ में आ रहा है तकरीबन 5 सालों में 10 लाख जो हैं शाम के में अब मुसलमान जो हैं वो उनका खून बहा है। इसका कौन 600 अभी 2 हफ्तों में अगर आप आदत-ओ-शुमार देख लें तो 650 अमवात हुई हैं, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इस मामले पर जो अभी अक़वाम मुत्तहिदा ने कह दिया है कि बशर अल-असद की फोर्सेज और रशियन फोर्सेज इनके खिलाफ जो है जंगी इर्तिकाब जो इन्होंने किए हैं इसकी तहकीकात हो रही है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इदारती नोट ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है इनका अंजाम भी बशर अल-असद का सद्दाम हुसैन जैसा ही ना हो। लेकिन अहम जो पॉइंट सामने आ रहा है, जो बहुत ख़तरनाक बात है, वो ये है कि क्लोरीन जो है बम जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये जो कीमियाई हथियार वही सूरत हाल हो रही है जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने वेपन्स को टेस्ट करने के लिए किए थे, और रशिया जो है, रूस जो है, वो अपने वेपन्स को मुसलमानों पर टेस्ट कर रहा है, कीमियाई हथियार, और मुसलमानों की लाशें, बच्चे जो है बेदर्दी से कत्ल किए जा रहे हैं, मगर मुस्लिम उम्मा इस पर खामोश है। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा का जो किरदार है, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सवाल गई है, लेकिन मैं हमेशा ये देखती हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा किसी चीज़ को लाउड एंड क्लियर कहता तो है कि जी ये जुल्म बंद होना चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो रहा। तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जो आपका मुआहिदा है, जिस मुआहिदे के तहत तमाम ममालिक उसके साथ हैं, उसकी रिस्पेक्ट क्या है नफीस साहब? इस हवाले से
बिल्कुल सही है कि आप देखें अक़वाम मुत्तहिदा ने अभी जंगबंदी 30 दिन की जंगबंदी की। उसके अंदर क्या हुआ कि जंगबंदी में ये कहा गया था कि जो इस तरह के टर्मोइल्स वाले एरिया हैं इनमें जो है इमदाद पहुंचाई जाएगी, लोगों को सेफ एग्जिट दिया जाएगा, लेकिन कुछ ना हुआ। उस जंगबंदी के दौरान ही बमबारी हो गई है। ऐसी विजुअल देखिए सबा कि हम उसको बयान ही नहीं कर सकते, दिल फटता है। तो वो भी तो किसी माँ बाप के बच्चे हैं, वो भी तो किसी के माँ बाप हैं, बहन भाई हैं। कोई छोटा सा बच्चा अपनी बहन को छुपा रहा होता है कि किसी तरीके से वो इस टेरर से बच जाएं, किसी तरीके से वो इन गोलियों से बच जाएं। पता नहीं पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा बात तो करती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं होती है। मालिक के हवाले से बात की जाए तो उनकी जानिब से भी कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया जाता कि फौरी तौर पर जंगबंदी हो जाए। जी हाँ, मुसलमानों को बहुत ये मुसलमानों को ये वक्त है कि मुसलमान सोचेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा से तो उम्मीदें जो है वो नहीं बना रही। अच्छा, अगला एडिटोरियल क्या कह रहा है? एक ये हमने देखा था कि कराची में इंतहाई SSP वेस्ट ने क्लेम किया था कि एहसन मसूद नाम का एक अल-कायदा का टेररिस्ट है जिसे गिरफ्तार किया गया। अल-कायदा बर सगीर से वो कह रहे हैं उसका इंतहाई अहम दहशतगर्द उसे कहा गया। और ये भी कहा गया कि इससे जो है ना उनके जो एक अंकल हैं वो भी अल-कायदा के रुकन हैं और वो बलूचिस्तान में जो है उसका भाई है जो कि टेरर विंग चलाता है, जो कि नेटवर्क है जो उसको कर रहा है कंट्रोल। और उसने भी बड़ी पैमाने पर कार्रवाइयाँ करने का यहाँ वो रखा हुआ था और अल-कायदा का एक सेल भी जो है बनाने के चक्कर में था ताकि वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को टारगेट करे। ये कानून नाफिज करने वाले इदारे कह रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी जो है वो पेशरफ्त है और ये अमन के हवाले से भी और बहुत बड़े सानहे से बचा लिया गया इसकी गिरफ्तारी से। लेकिन हमने ये भी देखा है कि इससे पहले भी बड़े बड़े क्लेम हुए हैं, लेकिन उनमें होता क्या है कि जब यही मुजरिम जिसे हम मुलजिम कहते हैं जब ये अदालतों में जाते हैं तो बरी हो जाते हैं और उनके खिलाफ कुछ भी नहीं निकलता। तो ये हवाले से इसमें कार्रवाई करने की ज़रूरत है। फिर अदारे ये भी कहते हैं कि आप दहशत गर्दी लड़ाई कर रहे हैं, जो भी पकड़ा जाता है उसके ताने बाने बलूचिस्तान से मिलते हैं, वहाँ पर टेररिस्ट वो हैं, वो उनके हेवन सेफ हेवन्स हैं, कार्रवाई करें क्योंकि हम मुतहम्मिल हो ही नहीं सकते कि ये जो है। और कराची को भी कहा जा रहा है कि कराची जो है वो जैसा एक नर्सरी बन चुका है, एक इंक्यूबेटर बन चुका है जहाँ ये दहशतगर्दों के सेल्स मौजूद हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ज़्यादा आप कह रहे हैं कि स्लीपर सेल्स हैं और यहाँ से लोग उठते रहें। अंसारुल शरिया का जैसे पूरा नेटवर्क जो निकला था अल-कायदा का वो कराची से ही निकला था और सारे पढ़े लिखे लोग थे, खुद से ही उन्होंने एक तहरीक शुरू कर दी थी अंसारुल शरिया के नाम से। बहरहाल उसको अनर्थ किया गया, पकड़ लिया गया। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आप एक ग्रुप उठता है उसे पकड़ लेते हैं, एक रिंग को पकड़ लेते हैं, उनके लोगों को पकड़ लेते हैं और प्रोसिक्यूट कर देते हैं। फिर जैसा कि आपने कहा अदालतों के अंदर मामला जाता है और फिर वो सबूत ना होने कमजोर शवाहिद होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया जाता है। मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी, मिलिट्री कोर्ट्स ने फैसले दिए, लोगों को सजाएं दी, फिर वही मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले जब जो सजा याफ्ता लोग थे उनके लोगों ने जाके अदालतों के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके गए, वहां से अदालतों ने उन्होंने छोड़ दिया, अदालतों ने अदम शवाहिद के बिना पे, कमजोर शवाहिद के बिना पे। तो इस सिस्टम को हम कैसे मजबूत करेंगे? ये तो इस तरह चलता रहेगा, लोग पकड़ेंगे अदालतों से छूट जाएंगे, लोग पकड़ेंगे अदालतों से छूट जाएंगे, इस तरह कब तक चलेगा? लेकिन यही बात पर बहस हो रही है कि आपने सिस्टम में तब्दीली लानी है, आपने प्रोसिक्यूशन करनी का अमल तब्दील करना, उसमें इस्लाहात लानी है, आपने लानी है, पुलिस को फोरेंसिक एक्सपर्ट्स आपने प्रोवाइड करने हैं, आपने उनको जदीद इस्तवार पर उनको वो करना है, उनकी नेशनल एक्शन प्लान के अंदर ये सारी चीजें थी, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान पर भी अमल दरामद कहाँ? प्लान के जितने नुकात थे उनमें से तो मेरे ख्याल में से 10 पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। 10 पे भी मुश्किल। और इसी के लिए देखें ना, आप अगर आपके साबिक वज़ीर दाखिला कर लें, चौधरी निसार भी इस बात पे कहते रहे, लेकिन इस सब के लिए जरूरी है कि आपको फौज के साथ साथ आर्मी चीफ भी ये बात कह चुके हैं, जब तक अवाम साथ नहीं खड़े होंगे हम जंग नहीं जीत सकते। इस तरह अवाम, फौज, इदारे एक प्लेटफॉर्म पर एक नैरेटिव पर आना पड़ेगा और इसमें कुर्बानियां देने की भी जरूरत है। अपना काम किया है नहीं, आप सिर्फ डायलॉग की मेज पर बैठ के आपने सिर्फ ये कह देनी है कि ये कर लेंगे, और जब आप पर उस पर अमल दरामद का वक्त आता है तो अपने बंदों को बचाने के लिए आप आगे आ जाते हैं और आप इल्जाम तराशी की सियासत शुरू कर देते हैं। ये अपने अंदर की काली जड़ें आप निकालेंगे तो आप निजाम तब्दील में ला सकते हैं और निजाम की तब्दीली से ही आप अपने तमाम जितने भी आपके बयानी हैं उनको तकमील कर सकेंगे और अपने जो तकमील होगी आपके मकासद। नैरेटिव क्लियर होना चाहिए इदारों को और तमाम तर सियासतदानों को, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों को, नेक्टा को और नेशनल एक्शन प्लान के तहत तमाम तर काम जो है वो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, तब जाके हम दहशतगर्दी का खात्मा कर सकते हैं। नफीस नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बेहद शुक्रिया। एडिटोरियल्स आज हमने डिस्कस किए। गुड मॉर्निंग आज में यह वक्त एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज।
बाद फिर आपको कहेंगे प्रोग्राम में खुशामदीद। तो कुछ सियासत की बात कर लेते हैं, करंट पॉलिटिकल सिचुएशन की बात कर लेते हैं। कराची की सियासत में एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान जो कुछ भी हो रहा है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। इसी सारी सूरत हाल पर और पीएसपी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रजा हारून साहब ने, जो कि पीएसपी के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। आज कैसे सर? ठीक ठाक। सेनेट के इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं सर? ऐसे ही देख रहे हैं। ऐसे ही कैसे सर, कुछ पता तो चले। हमारी हंसी और यही है, और कुछ नहीं, सीरियसनेस तो इसमें थी नहीं। अफसोस की बात है, मैं समझता हूँ जमहूरियत के लिए 3 मार्च का दिन जो सेनेट का इलेक्शन था बहुत ही स्याह दिन साबित होगा कि जो लोग खरीदो और इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग करके सेनेट के इस ऐवान बाला में पहुंचेंगे, क्या वो हमारी किस्मतों के फैसले कर रहे होंगे? फिर तो अल्लाह याफिज। ठीक सर, पीएसपी के और एमक्यूएम पाकिस्तान पीआईबी के ताल्लुकात कहा जा रहा है कि जी कुछ गठजोड़ हो सकता है, ये बात ठीक है? सबको शमूलियत की दावत है, सिर्फ पीआईबी को ही नहीं, पीएसपी हैदराबाद वालों को भी ये कह रही है कि बस बहुत हो गया, जो चीज आपसे समझ नहीं पा रही, सियासत आपसे हो नहीं पा रही, क्यादत आपकी कमजोर है, ठीक से काम आप कर नहीं रहे, आपकी नाक के लोग इन इलेक्शन वाले दिन किसी और जाने जाके वोट डाल देते हैं। 14 अफराद हैं, चले खवातीन के नाम तो एक तरफ, लेकिन जो मर्द हजरात हैं उनके नाम बताने चाहिए इनको, अगर आवाम को, तो वो नई दावत पीएसपी में शामिल होती। रजा भाई, दावत होना तो एक अलग बात है, क्या कोई राबते भी हो रहे हैं बाकायदा? क्योंकि खबरें कुछ ऐसी हैं कि राबते किए जा रहे हैं। चलिए बिल्कुल, दोनों तरफ से राबते होते हैं, हर आदमी उनसे बात करते हैं। ठीक, अच्छा, बिल्कुल ओवरऑल जो सिचुएशन चल रही है एमक्यूएम पाकिस्तान की, अब 2 धड़े बन गए हैं, बल्कि कहा जा रहा है कि 3 धड़े भी हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। तो सर क्या लग रहा है आपको, इस पार्टी के अंदर एक्चुअल हुआ क्या? क्योंकि फैसल सब्जवारी तो ये कह रहे थे कि इस पार्टी का कोई सरबराह तो होना नहीं था, कन्वीनियर ही होना था, जबकि फारूक सत्तार कहते हैं कि जी सरबराह मैं हूँ, लीड मैं करूंगा। इख्तलाफात जो है इनके ना सियासी हैं ना तंजीमी हैं, इनके इख्तलाफात जाती नौयत के हैं, बारात के ऊपर हैं, पैसों के ऊपर भी, तो खुल के दोनों ने चीज एक दूसरे को बता दी। वहां से फारूक सत्तार दिए 2 मार्च को, वो तो बहुत ही क्लियर है, वो तो खुल के सामने वाले ग्रुप पे करप्शन का, नेपोटिज्म का और गाड़ियों का पता नहीं कौन कौन से इल्जाम उन्होंने कह दिए। बनने वाली बात तो रह नहीं गई है, बड़ा अफसोस और दुख की बात है। इस पे जाहिर है कि खुशियां तो नहीं मनाई सकती कि एक पार्टी जो किसी जमाने में कराची की नुमाइंदा होती थी वो अपने इख्तिताम को पहुंची, उसका खात्मा हो। आप सही कह रहे हैं कि सबसे मुहज़्ज़ब जमात थी, हाँ। लेकिन अब चूंकि उसके हालात बहुत मुख्तलिफ हो गए, पीएसपी इस वक्त कहां पर स्टैंड कर रही है? क्योंकि एमक्यूएम जैसा कि आपने कहा कि इस वक्त इंतशार का शिकार दिखाई देती है, ग्रुप बंदियां हो रही हैं, पीएसपी ग्राउंड पे क्या काम कर रही है? इलेक्शन अब तकरीबन 3 माह बाद, या अगर रूटीन के हिसाब से देखा जाए तो 3 माह बाद ही होंगे। आप क्या कर रहे हैं कराची के अंदर मुनज़्ज़म करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए लोगों को, कि लोग आपको वोट डालें? देखिए, असल उनकी तो थे ही हम लोग, मुनीस कायम खानी साहब, मुस्तफा कमाल साहब, अनीस एडवोकेट साहब, ये हैं सीनियर मोस्ट एमक्यूएम के ऑर्गेनाइजर्स हैं, सरबराहान तो ये लोग थे। तो 3 मार्च 2016 से के ज्यादा नजर न आते हो, हम काम ही कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिंध के शहरी इलाकों के अलावा सिंध के दीगर अजला में पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर, बल्तिस्तान, पाकिस्तान से बाहर सऊदी अरब, दुबई, अमारात, फिर यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जापान और कई और ममालिक में हमारा सेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम एतबार से ऑर्गेनाइजेशन के तरफ अभी 2 मार्च को हमने पीआईडी कॉलोनी में कराची का जो इलाका है मशहूर हो गया, तो वो जी बहुत मशहूर हो गया, पड़ोसी है आपके उधर। हाँ, तो 2 मार्च को हमने जिस पीआईडी में ये छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंग करते थे, वहाँ हमने एक बड़ा वर्कर कन्वेंशन किया, 25,000 वर्कर्स थे, आपने यकीन देखा होगा जी। तो हम तो मसरूफ हैं, देखिए सर बिल्कुल आप तो मसरूफ हैं, लेकिन आपके साथ साथ आपकी जो अपोजिशन जमातें हैं ना सर, वो भी बड़ी मसरूफ हैं। पीटीआई की बात कर लें, पीपल्स पार्टी की बात कर लें, बिलावल भुट्टो जरदारी तो यही कहते हैं कि जी एमक्यूएम पाकिस्तान तो बिल्कुल खत्म हो गई, और अब जगह है तो वो पीपल्स पार्टी है, और इलेक्शन कैंपेनिंग भी शुरू हो गई है, होर्डिंग्स भी लगा दिए हैं। आप देखें कि पीटीआई के बैनर्स भी आपको मिलेंगे वहां पर, पीपल्स पार्टी के भी मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कराची में पीपल्स पार्टी को वाकई एज मिल गया? इन दोनों के मिला के जितने वोट लगे, जितने ये बैनर्स और होर्डिंग्स लगेंगे, फिर इनको वोट भी मिलने। अच्छा,
सर होर्डिंग्स तो आपकी भी मैंने देखी है, आप लोगों की भी लगी हुई है सर? उससे ज्यादा वोट मिलेंगे। अच्छा, ज्यादा। सर अगर इलेक्शंस, अब जो इलेक्शंस आ रहे हैं 2018 के, उसमें अगर एमक्यूएम पाकिस्तान पीआईबी आपके साथ मिलकर, तो आप दोनों पार्टीज एक प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे या फिर पीएसपी इस दफा अलग से इलेक्शन लड़ेगी अपनी बेस पे खुद? पहली चॉइस नामुमकिन है। सवाल यही पैदा होता है कि पीएसपी किसी भी तौर किसी भी फॉर्म में एमक्यूएम जैसी चीज को अपने साथ मिलाएगी उस नाम। लेकिन रजा भाई देखें, मुस्तफा कमाल साहब तो पहले कह चुके हैं कि मिलके भी इंतखाबात में अगर जाने का मौका मिला या सीट एडजस्टमेंट या इस तरह की कोई बात, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो वो तो कह रहे थे कि हम मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं, मैं करेक्ट कर देता हूँ आपको मेरे भाई, उन्होंने कभी मिलकर काम करने का, और पीएसपी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा सुनिएगा, उन्होंने कहा था कि एमक्यूएम भी खत्म हो जाएगी और अगर ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो तो पीएसपी को खत्म होगी, नई जमात बनेगी। ठीक है, ठीक है, नए बैनर, नए परचम और नए नाम के साथ, तो वो कनेक्शन जरूरी है। ठीक है जी, नए बैनर और नए नाम के साथ जो है वो उभरेंगे डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया। पीएसपी के रहनुमा रजा हारून हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और पीएसपी का उवैस मुस्तफा कमाल हमेशा से ये कहते हैं कि अगर पीएसपी इलेक्शन लड़ेगी तो वो अपनी बेस पे खुद इलेक्शन लड़ेगी। इलेक्शन के बाद अगर वो किसी के साथ में ग्रैंड अलायंस करना चाहे, मामला तय करना चाहे, मुफाहमत तय, तो डेफिनेटली कर सकती है। तो फिलहाल इतना ही। अभी यहाँ ब्रेक आ गया है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पीएसएल के हवाले से बात करेंगे, तो कहीं जाएगा मत। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि रात की अच्छी नींद किसके दिल को नहीं भाती। ये ना सिर्फ आपका मिजाज खुशगवार बनाती है बल्कि आंखों के गिर्द बदनुमा स्याह हल्के भी पैदा नहीं होने देती है, मगर मुनासिब दौरानिया तक सोना और जहन समेत हर चीज के लिए सेहतमंद साबित होता है। मगर बरकी बल्ब और इलेक्ट्रिकल मसनूआत मसलन टेलीविजन, कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन्स की स्क्रीन से खारिज होने वाली मसनूई रोशनियां दरअसल हमारी नींद की खराबी की एक बड़ी वजह है। नींद ना आने की शिकायत को रात में तारे दी जाती है जो आम तौर पर महबूब की याद में गिने जाते हैं, लेकिन तिब्बी माहिरीन रात में तारे गिनने की साइंसी तवज्जो बयान करते हुए कहते हैं कि दौरे हाजिर में इस मर्ज के आम होने की सबसे बड़ी वजह इलेक्ट्रिकल लाइट्स, खुसूसन स्क्रीन लाइट्स का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है। बेख्वाब रातों के नतीजे और जज्बातीपन की शिकायत आम हो जाती है। ये बात एक तिब्बी तहकीक में सामने आई जिसमें बताया गया कि मनफी जज्बात नींद मुतासर करने का नतीजा होते हैं और इससे दफ्तरी कारकर्दगी भी मुतासर होती है। साइंसदान इस हवाले से पुरयकीन नहीं कि नींद की कमी सर दर्द का बाइस क्यों बनती है। जरूर है, बेख्वाब रातों के नतीजे में आधे सर का दर्द होने लगता है, जबकि खराटे लेने वाले 36 से 58% अफराद सुबह सर दर्द का शिकार होते हैं। इसके अलावा लोगों की नींद पूरी ना होने के पीछे कई अवामिल कार फरमा हैं, जिनमें सुबह सवेरे काम पर जाना, मशरूबात और कैफीन लेने की आदत शामिल है। तो नींद के बारे में आपने रिपोर्ट देखी कि नींद क्यों नहीं आती, उसकी वजूहात भी आपने जानी। सबा, आपको नींद आ जाती है? मुझे 3 बजे तक रात को नींद आ जाती है। तो वो तारे गिनने वाली जो बात कह रही थी ना, तो मैं लेती हूँ। बहरहाल तारे गिनने के लिए इस पूरी सूरत हाल पे यानी बात करने के लिए और आप जो तारे गिनती हैं उसकी भी हवाले से डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इमरान मौजूद हैं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सर, आपको खुशामदीद कहेंगे। फाउंडर ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल से भी आप वाबस्ता हैं और तदरीसी अमल भी आपका लोगों को सिखाने। तो सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये क्या वजूहात होती हैं कि लोगों को रात को नींद नहीं आती है, वो तारे गिनते रहते हैं या किसी सोच में पड़े रहते हैं? तारे गिनने में बड़ा फोकस है। देखिए, जिंदगी का 1/3 हिस्सा हमारा नींद के ऊपर मुश्तमिल होता है। अगर हम 24 घंटे को डिवाइड करते हैं तो 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, 1 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि 1/3 ऑफ आवर लाइफ, अगर हमारी इंटायर जिंदगी का सोने में निकल जाता है तो इसका मतलब उसकी कोई अहमियत होगी। और इस कुदरत ने एक सिस्टम इस तरह का हमारा बनाया है तो उसकी कितनी अहमियत, और अगर हम उसके ऊपर तवज्जो ना दें, अपने उस जिंदगी के 1/3 33% जिंदगी जो हमारी रहेगी जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हम दुनिया में जाएंगे, अगर हम उस पर तवज्जो नहीं देंगे और उसके उसूलों की सही खिलाफ वर्जी करेंगे तो लाजमी तौर पर हम वो भुगतेंगे। अच्छा, उस 8 घंटे के ऊपर जो हम अपने साथ जुल्म कर रहे हैं वो उसका असर उस बाकी 16 घंटे के ऊपर भी ज़रूर होगा। यानी बाकी जो 16 घंटे आपने गुजारने हैं, काम करके गुजारने हैं या गुजारने हैं,
तफरी और तबाह के लिए गुजारने हैं, वो भी आप पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप एक सिस्टम को इम्बैलेंस कर देंगे, डिसबैलेंस कर देंगे, तो बाकी चीज़ें भी सही नहीं चलेंगी। बैलेंस नींद नहीं होगी तो सारी सी बातें बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप दोनों ब्रेक के लिंक में इंसोम्निया का जिक्र कर रहे थे कि कुछ लोग इंसोम्निक भी होते हैं। हम सबको पता है कि जब कंडीशन इंसोम्निक हो जाती है, लेकिन इस कंडीशन तक कौन लोग पहुंच जाते हैं? मतलब ये कंडीशन कब आ जाती है? हम अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों समेत बहुत तेज हैं, वो अच्छा। इसलिए भाग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए भाग रहे हैं कि हम उस जो भी मैं कहूँगा आप कोई भी करेगा नहीं, ठीक, चाहे वजूहात मालूम भी होंगी। देखिए, एक इंसान को एक दिन में 70 से 90 हज़ार ख्यालात आते हैं, 70 से 90 हज़ार ख्यालात। इसका मतलब है कि एवरी सेकेंड वी हैव 3 थॉट्स। ये सब इनवॉलंटरीली होते हैं, अनइंटेंशनली आते हैं, इसीलिए हमें नमाजों में भी ख्यालात आते हैं, कामों में भी ख्यालात आते हैं, क्योंकि ये खुद इख्तियारी ख्यालात होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सिस्टम ये बनाया कि जब हम रात को सोते हैं, ख्यालात जो दिन में हम प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, वो रात को, जैसे कंप्यूटर का रिसाइकल बिन होता है ना, प्रोसेस करके रिसाइकल बिन में फेंकता है, उसको हमें रात को इस 8 घंटे के अंदर स्लीप साइकिल में एटलीस्ट 2 से 3 बार वो उसको रिसाइकल बिन में फेंकना होता है। तो अगर वो रिसाइकल, जब हम सोएंगे नहीं तो ज़ाहिर है वो रिसाइकल बिन में जाएगा नहीं। अच्छा, हमारी है, कान सिर्फ सुन सकता है, नाक सिर्फ सूंघ सकती है, इसको मतलब नहीं पता। ये सिर्फ हवा, पांचों हवा से खमसा है, ये स्टिमुलस बनते हैं, यहाँ पे डालते हैं, इंफॉर्मेशन बनाते हैं और हमें उसका मतलब देते हैं। आपको फुल नहीं पता, आपने आंख में सिर्फ पिक्चर खींची है, इसको बताया, एक प्रोसेस हुआ है और ये बताया। अब अगर आप ये हर वक्त प्रोसेसर लगाए रखेंगे, हर वक्त ये प्रोसेसर लगाए रखेंगे, 70 से 90 हज़ार वो ख्यालात है जो इनवॉलंटरीली हैं और 70 से 90 हज़ार वो है जो हम डालना चाह रहे हैं। और उसके बाद जब हम ये सारा काम छोड़ देंगे रात के लिए और सोएंगे भी नहीं, तो ज़ाहिर वो प्रोसेस नहीं होगा। जब वो प्रोसेस नहीं होगा तो ख्यालात जो हैं हमारे, वही हमारे एहसासात बनते हैं, वही एहसासात हमारे जज्बात बनते हैं, उन्हीं इमोशंस की बेस के ऊपर हम बिहेव करते हैं। तो जब ये इतना अमाउंट ऑफ डेटा हम मुस्तकिल डालेंगे, तो जब ये प्रोसेस नहीं होगा तो ये मशीन जब चलती रहेगी, अच्छी से अच्छी मशीन भी क्या होती है, वो गर्म हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा डाटा बहुत ज़्यादा हम इकट्ठा कर रहे हैं, डालते जाते हैं, वो हमारा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता उसे। अब करें क्या, इससे निकलें कैसे? इस पूरी ये जो इंस्टेबिलिटी है, इससे कैसे बाहर आया जाए? नींद को कैसे पूरा किया जाए? अब आप ये सारी चीजें तो जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही हैं। देखिए, ये तो मैंने चूज कर लिया ना कि यार अब क्या करूं, खाना आ गया तो मुझे खाना ही पड़ेगा। अब अगर मैंने लिफाफा दे दिया तो खाना ही पड़ेगा। ये कौन सा रीजन हो गया? खाना तो उतना ही खाना चाहिए जितनी मुझे जरूरत है। जरूरत तो दिया तो मुझे खाना भी ज्यादा खाना पड़ेगा। मेरा पॉइंट ये है कि हम एक कॉमन एक बात बताइए, जब हम रात को सोते हैं तो हमें इसलिए हमने क्या मैसेज देना है, अब तुम सो जाओ, यानी आपके जिस्म को आराम देना है और हमें अपने जहन को भी आराम देना है। अगर आप खुद एक सोते हुए आदमी को अपने साथ खुद करें, अगर आप जैसे भी सोने के लेटे और मैं उठ जाओ तो आप उठ जाएंगे, अच्छा उठ जाओ, अच्छा सो जाओ, 5-6 बात के बाद क्या होगा आपके यहाँ? आप उठ के मारेंगे या नहीं मारेंगे? अब आप मुझे बताइए कितने लोग मोबाइल फोन अपने साथ रख के सोते हैं? मेजॉरिटी। अच्छा, मोबाइल फोन रख के सोने का मतलब क्या है? क्यों आपने इसे अपने साथ रखा हुआ है? शायद कोई कॉल आ जाए, यानी आपने एक तरफ मैसेज किया है, देखो सो बच जाने, शायद कोई आ जाए, सो जाओ शायद आ जाए, सो जाओ शायद आ जाए। ओके फाइन। एग्जैक्टली वही हम कर रहे हैं, जो भी जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी है। कोई भी डिवाइस जो कि सिग्नल रिसीव करती है, वो टीवी हो सकता है, वो अगर आपका स्मार्टफोन हो सकता है, आपका स्मार्ट लैपटॉप हो सकता है, वो क्या कर रही है, वो सिग्नल रिसीव कर रही है। जो भी सिग्नल रिसीव कर रही होती है, वो स्लीप साइकिल जो हमें चाहिए, जैसे हमारा दिल धड़कता है ऐसा हमारा दिमाग धड़कता है। जब हम सोते हैं तो हाफ साइकिल से 4 साइकिल पर हमारी ब्रेन पल्सेशन होती है। वो जो भी डिवाइस आपके आसपास है जो सिग्नल रिसीव करती है, वो उसको इंटरप्ट करती है। तो आप जब ये सोचें, जब आप उस फील्ड में सोएंगे, जब आप उस आपकी स्मूथ होने के बजाय वो वाइब्रेट करती रहेगी। अगर आप सो भी रहे हैं तो भी आपकी वो स्लीप की क्वालिटी बेटर नहीं है। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जी ठीक है हम सारी बातों को पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब किया ना, हमें उस पैटर्न पे वापस सिर्फ टाइम लगता है। अगर आप अपनी जिंदगी का पैटर्न इस तरह बनाए कि आपका लास्ट मील 3 घंटे पहले होना चाहिए, यानी जो भी आप सोने से जो लास्ट मील है आपका 3 घंटे पहले होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको भूख भी लगी, सिर्फ आप पानी पिएंगे और कुछ नहीं पिएंगे। तो ये थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। आपकी वो जो एनर्जी क्रिएट करते हैं, कॉफ़ी है, कोला है, चाय है, इस तरह की जितनी भी आपकी एनर्जी क्रिएट करती है, उसको 6 घंटे पहले बंद करना है। उसको 6 घंटे पहले बचते हैं कि हमें रात को कॉफी पी के और चाय पी के हम जो है वो उसको यानी फिर क्या कर रहे हैं आप, फिर उसको तो बहुत सारे लोग तो मुझ समेत ये भी करते हैं कि रात को 10 बजे खाना खाया, उसके बाद चाय भी
बाद 12 बजे सोचते हैं कि सो जाएं, लेकिन नींद 3 बजे आती है। तो आपने खुद ही अपना बताया ना कि मैं कर इसलिए रही हूँ ऑटोमेटिकली। जब आपने खुद अपने सेल्स को एनर्जाइज किया हुआ है तो उसको रेस्ट करने में टाइम लगेगा ना। अगर आपने खुद रात को देर से खाना खाया है, अगर आपका डाइजेस्ट सिस्टम चल रहा होगा, आपके डाइजेस्ट सिस्टम को सोना है, उसको रेस्ट चाहिए आपके जिस्म को सुलाने के लिए। दो ही पर्पज है टोटल स्लीप के। एक आपने जो सारी तवानाई खर्च हुई है, जो सेल्स आपके डैमेज हुए हैं, जो रिपेयर होने हैं, जो सेल्स आपके जिस्म से बाहर निकलने हैं, उन सेल्स की रिपेयर होनी है। और सेकंड इसके रिसाइकल के ऊपर बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं आई एग्री विद यू। लेकिन क्योंकि एक तो कराची हाइट्स की अगर बात करें स्पेशली, तो रात को देर से सोने का रिवाज है और दीगर अब शहरों में भी पाकिस्तान में लोग जागते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए कि अगर एक शख्स वो रात को 12 बजे सोता है तो वो 9 बजे खाना खा ले और तमाम जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं या दीगर चीज़ें हैं वो 8 बजे 7 बजे बंद कर पीछे जो है बंद कर। देखिए, अगर फितरत तो बड़ी सिंपल कहती है, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा रात हमने तुम्हारे आराम के लिए बनाई, दिन में अल्लाह का फजल तलाश करो। हम रात को पता नहीं कौन सा फजल तलाश कर रहे होते हैं और दिन भर सो रहे होते हैं, तहज्जुद के टाइम पे सो जाते हैं। तो अगर हम ऑपोजिट चलेंगे तो हमारे होगा ना। अगर हमें अपने उस स्लीप साइकिल को बेहतर बनाने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल को हमें चेंज करना यकीनन डॉक्टर साहब आप जो बात कह रहे हैं कि अगेंस्ट दी नेचर हम जाएंगे तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल होगा। अब मसला ये है अब मसला ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे अब नाइट शिफ्ट्स में भी काम होता है ना, 3 शिफ्ट्स में काम होना शुरू हो गया है, मुकाबला सख्त है, कॉम्पिटिटिव इस वक्त दौर चल रहा है, तो लोग क्या करें, पास वक्त कम है, वो कैसे अपने कम वक्त के अंदर भरपूर नींद ले सके, इसके हवाले से कोई एक्सरसाइजेस हैं? देखिए एक्सरसाइजेस, हाँ एग्जैक्टली ऐसा है कि एक्सरसाइजेस उसकी इस तरह होती हैं कि और 0.5 और 4 के ऊपर स्लीप होती है हमारी। जब हम सो रहे होते हैं हमारी EEG मशीन हमें वो मॉनिटर करेगी। 4 के ऊपर भी स्लीप है जो कि कच्ची स्लीप है, और 0.5 पे वो स्लीप है कि कहते हैं गधे घोड़े बेच के जो है वो सो रहे हैं। तो अगर हमारे पास शॉर्ट टाइम है तो हमें वो मशक़ें करनी चाहिए, ज़हनी मशक़ें जो करनी चाहिए। हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारी अल्लाह का शुक्र हर सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो उस पर जो है वो अगर वो मशक़ें अपनी ज़हनी मशक़ें करता है तो उसकी स्लीप साइकिल 0.5 और 1 के बीच में होगी, तो वो कम जो अपनी उस बहुत सारी रिपेयर का काम जो है वो कर जाएगा, बिकॉज ही वाज बी स्लीपिंग इन अ डीपर स्लीप की एक्सरसाइज होती है। जो लोगों को नींद नहीं आती और वो अपने बेड के ऊपर जाने के बाद भी जो पलट रहे, उनको मैंने जैसे आपको कहा कि डिस्ट्रैक्शन की जो चीज़ है, आपके बेडरूम में टीवी रखा हुआ है, फॉरगेट इट कि आपको अच्छी स्लीप आएगी। क्योंकि लास्ट चीज़ भी देखें, आप लास्ट चीज़ भी जो देख रहे हैं उसको प्रोसेस, और अगर वो आपने नेगेटिव देखी है तो मजीद उसको जो है वो उसके मंफी असरात आपके ऊपर पड़ेंगे। तो टीवी आपको बाहर निकालना पड़ेगा, मोबाइल फोन आपको बाहर निकालना पड़ेगा, तब आप जाके वो स्लीप जो है। एक्सरसाइजेस क्या हैं अगर आसान सी हैं? बहुत आसान एक्सरसाइज ये हो सकती है कि जिस वक्त आप सोने के लिए लेटते हैं तो 10 बजे लेट सपोज आप सोने के लिए लेटे हैं, तो 9 o'clock आपने एग्जैक्टली क्या किया था, क्या हुआ था, 5 सेंसेस अप्लाई करने जिसको माइंडफुलनेस कहते हैं। देख क्या रहा था, सुन क्या रहा था, अगर मैं कुछ ये सारी चीजें एज अ लाइव मूवी, जैसे मूवी रन करते हैं ना, आप अपनी एक मूवी रन कर रहे हैं, तो 9 o'clock की पूरी मूवी रन करनी है आपने। जब आपने 9 o'clock की मूवी पूरी रन कर ली है तो आपने 8 o'clock की मूवी रन करनी है। एग्जैक्टली अगर वो सेम भी था तो भी रहा था, टीवी पे ये चल रहा था, मैं ये वाला खाना खा रहा था, ये मेरा जायका था, ये मैं सुन रहा था, ये मैं सूंघ रहा था, 8 o'clock की इंटायर मूवी आपने रन करनी है। 8 o'clock की मूवी रन होती है तो फिर आपको 7 o'clock यानी बैकवर्ड हमें सारी चीजें एवरी आवर सिर्फ, लेकिन पूरे 5 से पूरी मूवी अपने यहाँ पे रन करनी है। 3 से 4 के अंदर बंदा जो है वो गायब हो चुका होता है। उसका एक और भी फायदा है, उसका ये भी फायदा है कि अगर आपको ये भी पता होगा कि अगर मैंने जो कर रहा था वो क्या सही था क्या गलत था। दिन हमें सिखाता है अपना तज्जिया तस्किया किया करेंगे पूरे दिन में, आज हमने कोई 2-3 नेकियां भी की है। इसको करने का तरीका सिर्फ ये होगा कि आपको एज अ मूवी एवरी आवर ब्रेक विद ऑल 5 सेंसेस रन करने होंगे, उससे आपको वो डिटेलिंग मिलेगी। लेकिन हमने आज तक किसी को नहीं देखा जो सुबह तक वापस चला गया। अच्छा, सुबह तक डॉक्टर साहब एक थक जाएगा। डाइट कितना असरअंदाज होती है? बेहद असरअंदाज होती है। जिस्म की जरूरत के अलावा अगर आप खाना खाएंगे पड़ेगा। 2 तरह की हंगर होती है, हमारी इमोशनल हंगर है और हमारी फिजिकल हंगर है। हम क्या करते हैं रात को, खासतौर पे जिनको नींद नहीं आती वो उनके इमोशंस हैं, क्योंकि वो मनफी जज्बात प्रोसेस नहीं हो रहे किसी भी हालात की वजह से, उसका इलाज वो चिप्स, पॉपकॉर्न, सोडा इस तरह की हर जो है वो करते हैं और खामा खामे वो चीजें चबाते हैं। जिस चीज कीमती चीज है और बड़ा फितरत पे है, बच्चा जो है वो मुंह एक घूंट एक्स्ट्रा नहीं पी सकता अगर उसके भूख नहीं है। हम क्या करते हैं जानबूझ के अपने अंदर चीज डाल दें। हाँ, कि रात को जाग रहे हैं तो चिप्स, तो वो मजीद जगाएगा, वो मजीद जगह, क्योंकि जिस्म को जरूरत नहीं थी। इमोशनल हंगर और फिजिकल हंगर को चेक करना बहुत आसान है।
जब आपको भूख लगे पहले आधा गिलास पानी पी ले। आधा गिलास पानी पीने के बाद अगर आधा गिलास पानी पीने के बाद भूख लग रही है, फॉर श्योर खाना खाएं, अदरवाइज वो आप डिप्राइव करेंगे अपने जिस्म को। और अगर आपको आधा गिलास के बाद आपको ऑटोमेटिकली अगर भूख नहीं लग रही है तो वो इमोशन का मतलब वो इमोशनल थी जिसको आपने पानी से, यानी खाने की जो हमें रूटीन है वो बेहतर करने की जरूरत है। 3 घंटे पहले हर हाल के अंदर खाना स्टॉप करना है। इसको अगर आपने रेस्ट नहीं दिया और ये रात को चलता रहा तो ये तो आपको नींद भी नहीं आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एक चीज़ ये भी मैंने सुनी थी और बचपन में कि आप जब नींद के लिए जा रहे हैं या सोने के लिए जा रहे हैं, आपको जहनी तौर पे जैसे आपने पहले भी बताया कि मैसेज दें कि अब सोना है, आप एक रूटीन जो होती है सोने की कि अब मुझे सोना है, आप अपना कपड़े भी तब्दील करें और ब्रश करके जाएं और अपने जहन को मैसेज दें, ये कितना इफेक्टिव होता है? देखिए मैंने आपको कहा ना, जहनी पाकीज़गी, जिस्मानी पाकीज़गी, रूहानी पाकीज़गी, जब इन तीनों पाकीज़गी के साथ आप अपने बिस्तर पे जाएंगे तो डेफिनेटली नींद आपको बहुत अच्छी आएगी। आप अगर अपने आप को और लोगों को माफ करके बिस्तर पे जाएंगे तो ये ऑलरेडी सुकून में हो चुका होगा, ऑलरेडी रिलैक्स हो चुका होगा। अच्छा, हम जब ब्रश करते हैं तो हमने साइंटिफिकली भी ये बहुत वाज़ेह बात हो चुकी है कि हमें वुजू करके सोना चाहिए, क्योंकि जो वुजू है वो ऑटोमेटिकली वो एक शील्ड लेके आता है जिसके अंदर आप एक रिलैक्सेशन के ऊपर चले जाते हैं। फिर हमारी जो दुआएं हैं वो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा के गए हैं, छोटी छोटी इतनी छोटी छोटी दुआएं हैं। जब हम वो दुआएं पढ़ते हुए सोते हैं और हम ये प्रोसेस करते हुए अपना तज़किया करते हुए बेहतरीन है। आप रहमतुल आलमीन को दुरूद भेजेंगे तो आपके ऊपर रहमत कैसे नहीं आएगी, रहमत कैसे नहीं आएगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर यह है कि जो नाइट शिफ्ट में होते हैं, फ्लाइट सिस्टम होता है, किसी का हॉस्पिटल्स के अंदर होते हैं, चैनल्स के अंदर होते हैं, मुख्तलिफ लोगों की शिफ्ट्स भी होती हैं इस तरह से, तो वो जाके दिन में सो जाते हैं और पूरा दिन सोते हैं और फिर रात में। लेकिन कितनी इम्पोर्टेंट है रात की नींद, जैसा कि हमारे दीन में भी कहा गया है कि जी रात हमने आपको सोने के लिए दी। कभी भी निमर बदलनी हो सकती। अगर आपने रात को 6 घंटे की प्रॉपर नींद ली है और दिन में आप 8 घंटे भी सोए हैं, कभी भी निमर बदल नहीं हो सकती, क्योंकि आप एक नेचुरल साइकिल के अगेंस्ट हैं। आप एक इस सर्कुलेशन के ऊपर जिसके ऊपर ये पूरी कायनात चल रही है, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये ज़मीन, इस साइकिल का पहिया ऐसे चलता है और आप यूं चलने की ज़रा से भी कोशिश करेंगे फॉर श्योर इसका डैमेज है। और ये आपने इख्तियार किया है। मैं आज भी बात मानने के लिए तैयार हूँ कि ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि रात की फ्लाइट चले, लेकिन मेरी हविस, मेरी दौड़ डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स होंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान, आप हमारे साथ मौजूद थे। इतनी ज़बरदस्त किस्म की आज उन्होंने हमें टिप्स भी दी हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बातें भी हुई हैं, डिस्कशन भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हुआ है। होप को नींद नहीं आती है वो इनकी तमाम एक्सरसाइजेस को जो है वो फॉलो करेंगे और ऐसा करने की कोशिश करेंगे। माफ़ करके सोइए, खुश रहकर सोइए और साथ साथ दुरूद शरीफ भी पढ़कर सोइए तो आपको बहुत बेहतर नींद आएगी। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। अब आपका जो वो स्टांस था ना कि कराची किंग्स तो बिल्कुल फातिहाना है, तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, नजर भी लग जाती है कभी कभी टीम्स को, ऐसी क्या नजर की बात नहीं है। मेरा ख्याल से नजर की बात नहीं है, गेम है, गेम में हार जीत होती रहती है। और पीएसएल की जबरदस्त बात हो रही है तो हमारे साथ इस वक्त साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर मौजूद हैं, गुलाम अली साहब। सर आपने एक बार फिर आज वक्त दिया, गुड मॉर्निंग आज के लिए आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। थैंक यू आप लोगों का भी, आप लोगों ने इन्वाइट किया। और यकीन पीएसएल का जो एक जिसे कहते हैं ज़बरदस्त हुआ और इतनी पॉपुलर लीग होती जा रही है और मुझे उम्मीद है आप लोग भी रात रात को जाके मैच देख रहे होंगे। बिल्कुल वो कि मॉर्निंग शो करना होता है। मैच देखना भी जरूरी है, क्रिकेट फीवर है, साल में एक बार आता है और हमारी अपनी लीग है तो सर देखना तो पड़ेगा, देखना तो बनता है। सही। और मुझे जब कल हारी टीम तो मुझे याद आया कि सबा कहीं रोई ना हो। मुझे भी ये शक था। वैसे ऐसी भी बात नहीं है कि मैं रोना शुरू कर दूंगी। एक ही मैच तो सर कराची किंग्स हारी है, वजह क्या बनी कराची किंग्स के हारने की? एक मिसिंग देखा ना मैंने, वो लीडरशिप देखी मैंने, जो शाहिद के ना होने की वजह से एक सपोर्ट मिल रही थी इमाद वसीम को, क्योंकि 150 प्लस रन का टारगेट इतना आसान नहीं था। क्योंकि हमने अगर पिछले मैचेस शारजा में जो हुए उठा के देखे, लो स्कोरिंग मैच हुए और टीमें वहाँ हारी हैं। जैसे लाहौर कलंदर इस्लामाबाद का जो मैच हुआ जो कि सुपर ओवर पे गया, तो यहाँ पे बड़ी आसानी से रन करवा दिया। ऑफलाइन बॉलिंग हुई, बॉलर तरह इतनी देर में लीव क्रॉन्ची ने जो है बाजी मार ली थी। तो वो सपोर्ट जो इमाद वसीम को नहीं मिली, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा नजर आए कि उनकी लीडरशिप क्वालिटी की जो बातें हो रही थी। उनके कोचेस भी हैं, उन कोचेस में उनके साथ फैसल इकबाल भी हैं, अजहर साहब भी हैं, तो इन लोगों की सपोर्ट काफ़ी नहीं है। ठीक है, शायद आफरीदी का अपना
उनकी वर्थ है, उनकी वजह से टीम डेवलप होती है, लेकिन बाकी भी तो सपोर्टिव लोग हैं। देखिए उनकी आइडल जो उनका नजरिया है वो भी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बड़ा हैवी वेट कोचिंग स्टाफ है और नो डाउट के प्लान्स होते होंगे, लेकिन जो एग्जीक्यूशन कराने वाला है वो अंदर कप्तान होता है। ठीक है, अगर कोई बॉलर ऑफलाइन हो रहा है तो किस तरह चेंज करना है, किस तरह मोटिवेट करना है, किस तरह उसको अकॉर्डिंग टू प्लान लेकर के आना है, ये सारा कप्तान ने जो है एग्जीक्यूशन करनी होती है, इम्प्लीमेंट करवाना होता है अपने प्लेयर से। उसकी कमी नज़र आई और नो डाउट के T20 बहुत तेज़ गेम है, लेकिन इसमें जितना कैप्टन का उतनी टीम की सक्सेस होने के तो आपको फौरी स्ट्रेटजीज तब्दील करनी पड़ती है। आप सही कह रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी में हमने देखा पिछली बार के शाहिद अफरीदी कप्तान नहीं थे, डैरेन सैमी कप्तान थे, लेकिन एड ऑन शाहिद अफरीदी हो रहे थे, हर जगह पे साथ साथ नजर आते थे। इमाद वसीम अब देखा कि शुरू के मैचेस में शाहिद अफरीदी उनके साथ थे, स्ट्रेटजी अच्छी नजर आ रही थी, खेल रहे थे। अब सिर्फ एक शाहिद अफरीदी फैक्टर के ना होने की वजह से इमाद वसीम क्या बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पाए? देखिए सब 10-10 मैच खेलने इन लोगों ने, ठीक है ना, 10 मैचेस हैं, बिल्कुल 10 मैचेस खेलने, तो अभी मैचेस आधे भी किसी टीम के नहीं हुए, तो आगे किस तरह बढ़ेंगे, क्योंकि अभी सफर लंबा है। यानी शुरू के मैचेस जीत लिए हैं और आप ये कह रहे हैं कि मेन प्लेयर्स जो हैं अगर तक कोई मिसहैप हो जाता है, इंजर्ड हो जाते हैं या किसी वजह से परफॉर्म नहीं कर पाते, आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, तो फिर टीम को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वो कि अभी पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पोजीशन पर है। मुल्तान सुल्तान्स के बाद मुल्तान सुल्तान्स के बाद अब बात हो जाए थोड़ी सी लाहौर कलंदर्स के हवाले से। 5 मैचों में लगातार 5 बार उन्हें शिकस्त, क्या गड़बड़ हो रही है? क्या गड़बड़ हो रही है? बैटिंग में आप गड़बड़ समझ रहे हैं या कोचिंग में या कप्तानी में कोई खराबी है? हर जगह खराबी है, क्योंकि मैं काफ़ी बात करता रहा हूँ इस पर मुख्तलिफ प्रोग्राम में। और सबसे ज़्यादा मैं सॉरी करूँगा लाहौर के अवाम से, तमाशाइयों से, क्योंकि लाहौर ने बड़े बड़े क्रिकेटर प्रोड्यूस किए, बड़ा रोल है पाकिस्तान क्रिकेट। 3 साल से लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस है, उनके लोग बहुत दिल बराजता है। तो यहाँ पे देखें टीम फॉर्मेशन एक तो जो सिलेक्ट की गई है वो ख़राब है, जिसका जिक्र आकिब जावेद खुद कर चुके हैं, हालांकि खुद वो अथॉरिटी थे कि वो सिलेक्ट करें। प्लस ये कि 3 मैच में शुरू में 3 विकेट, कभी किसी को भेजा जा रहा ओपन, कभी किसी को भेजा जा रहा, तो कंफ्यूज है टोटल। फिर जो लीडर है इनका, वो लीडर इनके साथ मिक्सअप नहीं हो पा रहा। अगर आप देखें उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि वो उस तरह से लीडरशिप नहीं कर रहा जिस तरह शोएब मलिक कर रहे हैं, सरफराज कर रहे हैं या मिसबाह कर रहे हैं, ठीक है ना, सही कह रहे हैं आप। तो वो चीज़ों की लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ द डे सारा डिपेंड उस पर करना, कितनी भी अच्छी टीम हो आपकी, अगर आपका लीडर अच्छा नहीं है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप। सर आपको वजह क्या लग रही है? मैकलम तो एक जबरदस्त कप्तान रहे, अपनी टीम को बड़ी उन्होंने जीतों से हमकिनार किया, कल्चर का फर्क है, लेकिन सर अब है, पहले भी तो थे। हाँ, लेकिन देखें आप जो है ना मैकलम की एक शख्सियत जो है ना, थोड़ी सी आप देखें थोड़ा खामोश तबीयत है, एग्रेसिव है, लेकिन वो इतना बोलते नहीं। आपको फील्डिंग में भी आपको इतने एग्रेसिव नजर नहीं आएंगे, वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। कलंदर्स के अंदर सर जो पूरी ओवरऑल उनकी जो टीम है उसमें मुझे उस तरह का जलन भी नहीं फील होता जिस तरह से बाकी टीम्स हैं, चुप रहे लोग, चुप रहे। हाँ, ऐसा लगता है कि हर प्लेयर एक दूसरे से कुछ कहना, शायद वो अपनी बात डिलीवर सही नहीं कर पा रहे होते हैं। आप उनको ऑन फील्ड भी अगर नोटिस करें ना, तो थोड़ी सी उनकी खिंची खिंची सी बॉडी लैंग्वेज होती है और उनका बस उनके जहनों में शायद यही होता है कि शायद ये वाला मैच भी हमने हार जाना है। पेशावर ज़ल्मी जो है उसकी बैकअप भी बड़ा स्ट्रांग है, पिछली दफा भी विन कर चुकी है, और हमारे जो एस्ट्रोलॉजर आए थे वो भी उनके बारे में प्रेडिक्ट करके गए थे कि जी यही मैदान मारेगी, इसके पास ही ट्रॉफी जानी है PSL की। क्या लगता है ये सारी बातें ठीक है? देखिए, जो मैं भी उस प्रोग्राम में था और उन्होंने सैमी के हवाले से बात की थी, उनका सितारा उरूज पे वो तो नजर भी आया। और अब देखें हसन अली जो इंजर्ड थे उसके आने से फर्क पड़ा है बॉलिंग लाइनअप में, और थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं बैटिंग में, क्योंकि कभी कोई करता है कभी कोई करता है। लेकिन मैंने कहा ना कि अभी सफ़र लंबा है और इंजरीज अगर ना हुई इन टीमों में जो मेन प्लेयर परफॉर्मर हैं तो आसानियाँ होंगी। लाहौर की अब बात करें थोड़ा सा मैं जिक्र करूँगा, काफ़ी समझदार आदमी है, उनका इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कॉम्बिनेशन हम ट्राई कर रहे हैं और अब जाके लग रहा है तो मतलब आपको लगता है कि पेशावर ज़ल्मी आ सकती है? ये सारी चीज़ें ना प्री सीजन होती हैं, पहले किए जाती हैं, ग्राउंड में आके थोड़ी ये चीजें। तो वो जो है ना मुझे थोड़ा सा इससे लगा कि जो है ना वो बिल्कुल बिखरे हुए हैं, कोई एक सोच नहीं है। चले जी, लाहौर कलंदर्स बिखरे हुए हैं और पेशावर ज़ल्मी भी कम बैक कर सकती है। हमारे साथ गुलाम अली साहब से आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने इतनी ज़बरदस्त जो है डिस्कशन की। गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से फिलहाल इतना ही। ऐसी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।